हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज सुबह हो चुकी है, आपका करंट अफेयर भी आ गया। आज डेट है 22 अगस्त 2020 और आज का पहला क्वेश्चन, आतंकवाद के शिकार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से जो लोग मृत थे, घायल हैं या जो पीड़ित हैं, उन्हें समान समर्थन और सहायता देने के लिए इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2017 में यह फैसला लिया कि 21 अगस्त को इसे मनाया जाएगा और इसे पहली बार 2018 में मनाया गया था। 2018 में इसे पहली बार मनाया गया, 2019 में इसे दूसरी बार मनाया गया और 2020 यानी ये साल यह तीसरा मनाया गया था। चलिए आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का प्रायोजित यानी स्पॉन्सर कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडिया को स्पॉन्सर कौन सा कंपनी कर रहा है? चार ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आइनॉक्स कर रही है। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी और आइनॉक्स ग्रुप दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। टोक्यो ओलंपिक यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच में इसे पुनर्निर्धारित किया गया है। अब इसको कौन कर रहा है? तो आइनॉक्स कर रहा था। आइनॉक्स का पूरा नाम होता है आइनॉक्स लेजर लिमिटेड। यह बहुत सारा काम करता है। इसे मेन रूप से हम मल्टीप्लेक्सेस के लिए जानते हैं। मल्टीप्लेक्सेस चेन के साथ साथ यह मेडिकल, इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, एलएनजी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशनल उपकरण आदि बनाने की गतिविधियों में भी शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से इसका कारोबार जो है यह मल्टीप्लेक्स के लिए। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका प्रेजेंट टाइम का जो हेडक्वार्टर है यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के जो सीईओ हैं यह आलोक टंडन इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं। और 78 सिटीज़ में, भारत के 78 सिटी में इसके 147 मल्टीप्लेक्सेज हैं और 695 स्क्रीन इसकी चलती है। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नई उड़ान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना? आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। फिर से आप समझेंगे क्वेश्चन का नाम क्या है। नई उड़ान यह एक योजना है। यह योजना जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं यानी जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी में अगर कोई छात्र जो अल्पसंख्यक वर्ग से है वो इसका प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा अगर कोई छात्र पास कर जा रहा है तो उसके मेंस के तैयारी के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस योजना को शुरू की गई है। उन्हें मेंस के तैयारी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्तीय सपोर्ट दिया जाएगा। इसके तहत अगर कोई यूपीएससी का प्री निकाला हुआ है तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर कोई स्टेट पीसीएस निकाला हुआ है तो उसे 50,000 रुपया मिलेगा। अगर कोई एसएससी या कोई ग्रुप बी के लिए निकाला हो तो उसे 25,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो अपने मेंस की तैयारी को अच्छे से कर सके। अब यह किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? तो यह चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जिसके मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म यानी किस शॉर्ट फिल्म को पहला पुरस्कार दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एमआई को पहला पुरस्कार दिया गया है। अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार दिया गया है और 10 रुपीज को तीसरा पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम 3 पुरस्कार दिया गया है। अब इसकी आयोजन जो है इस मंत्रालय ने इसका आयोजन स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएफडीसी के साथ मिलकर इसका आयोजन 14 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था और इसकी थीम थी देशभक्ति फिल्म से जुड़ी हुई।
अब जो पहला पुरस्कार मिला हुआ है यानी MI को जो पहला पुरस्कार मिला होता है, यह पुरस्कार जो है यह फिल्म अभिजीत पॉल की यह फिल्म है। तो अभिजीत पॉल की इसके लिए पुरस्कार मिला। अब इंडिया बनेगा भारत, यह फिल्म जो है यह फिल्म है देवेजो संजीव की यह फिल्म है। और तीसरा फिल्म है 10 रुपीज, यह है युवराज गोकुल की ये फिल्म है। यानी तीनों के फिल्म के बारे में आप समझ गए। अब इसे मंत्रालय यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का कौन सा देश देश का पहला राज्य कौन बन गया है जो अनुमोदित CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी की पेशकश करेगा? यह भारत का पहला राज्य बना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C यानी मध्य प्रदेश यह करेगा। आपको पता होगा कि हाल ही में आप न्यूज़ सुन रहे होंगे NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसमें पूरे डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। आपको पता होगा कि अभी आप जो एग्जाम देते होंगे, तो जैसे कोई रेलवे का एग्जाम दे रहा है यानी RRB का वो एग्जाम दे रहा है, IBPS का अगर कोई बैंक का एग्जाम दे रहा है, कोई SSC का एग्जाम दे रहा है, तो अभी सबका एग्जाम अलग अलग होता था। सबका प्री यानी टायर 1 जो था अलग अलग होता था। लेकिन अब सरकार ने एक नई स्कीम को लाई है कि ये तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया गया है और तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET किया जाएगा। यानी तीनों एग्जाम के लिए एक ही टेस्ट रहेगा जिसका CET जिसे बोला जाएगा और इसे NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। यह एक नई बदलाव आ रही है। इसकी बारे में सूचना आपको 3-4 साल पहले से मिला, लेकिन कैबिनेट ने अब इसे मंजूरी दे दिया गया। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए खराब भी होगा। लेकिन कुछ किया तो कुछ नहीं जा सकता क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और समय समय पर बदलाव देखने को मिलता भी है। तो ये बदलाव आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिला हुआ। अगर आपको इसको पूरे अच्छी तरह से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जो हमारा लिंक दिया हुआ उस वीडियो को जाकर देखेंगे, आपको पूरा अच्छा से उसमें समझाया गया। फिर भी मैं थोड़ा आपको इसमें से नॉलेज दे रहा हूँ। यानी जो अगर RRB का अगर कोई एग्जाम दे रहा है, कोई IBPS का एग्जाम दे रहा है और कोई SSC का एग्जाम दे रहा है, तो पहले था कि सबका टायर 1 अलग होता था, लेकिन अब तीनों के लिए एक ही टायर 1 होगा। यानी आपको इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा होगा कि आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम के लिए आपको फी नहीं देना पड़ेगा। यानी एक ही एग्जाम को फिलअप करना होगा, एक ही बार आपको फी देना होगा, आपको अलग अलग सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। यानी एक ही सेंटर से आप सब दे सकते हैं। यानी टायर 1 सबके लिए एक ही होगा। टायर 1 क्लियर होने के बाद अलग अलग एग्जाम होगा जो अपना अलग अलग, यानी RRB IBPS SSC कोई खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन सबको मिलाकर एक CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया गया और इसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। यह एग्ज़ाम जो होगा यह 3 लेवल पर होगा। एक 10th लेवल पर एग्जाम होगा, दूसरा 12th लेवल पे एग्जाम होगा, तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होगा। अभी इसमें बताया गया कि एग्जाम जो होगा यह 1 साल में 2 बार इसकी एग्जाम होगी और आपका जो स्कोर कार्ड होगा इसे 3 साल के लिए वैलिड रखा जाएगा और 3 साल में आप जितनी बार चाहें एग्जाम दे सकते हैं और आपका जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसे करेंट स्कोर माना जाएगा। यानी अगर आपको पहले कम नंबर आ गया, बाद में ज़्यादा नंबर आ गया, तो ज़्यादा नंबर वाला को ही माना जाएगा, या पहले ज़्यादा नंबर था बाद में कम नंबर आ गया तो जो ज़्यादा नंबर है उसी को करेंट स्कोर के रूप में माना जाएगा। यानी ये एक अच्छी पहल भी है, लेकिन कुछ मित्र के लिए ये थोड़ा ख़राब हो सकता है क्योंकि जो इसके सिलेबस के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन आप मान के चलेंगे इसमें हर सब्जेक्ट रहेगा। जैसे अब रेलवे में RRB में मोटा मोटी आप देखते होंगे कि उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि CET में इंग्लिश रहने की संभावना है। तो जो हमारे RRB के तैयारी करने वाले जो मित्र हैं वो अब इंग्लिश पर मैथ पर भी फोकस करेंगे, तो उनके लिए भी क्या होगा, सुविधा होगा। तो इसमें ऐसा अभी कोई इसका अधिकारी कोई भी इसका सिलेबस नहीं आया, लेकिन आपको प्रिपरेशन पहले से करना पड़ेगा, आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। समस्या कोई भी है, चुनौती का सामना आपको अच्छे से करना है और आपको अपना सीट रिजर्व करना है, यानी आपको जॉब लेना ही है। चाहे जो भी टेस्ट आए, आप पढ़ रहे हैं और कुछ नया भी आएगा तो आप उसको भी तैयारी करने के लिए आप सक्षम बनेंगे। दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश की, तो अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है। यहाँ के पहले गवर्नर लालजी टंडन थे जिनका निधन हो गया, तो अब आनंदीबेन पटेल को यहाँ का चार्ज दिया गया। दोस्तों आप NRA से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से निश्चित रूप से देखेंगे, उससे आपको पूरी जानकारी पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए आज का छठा क्वेश्चन को देखते हैं। किस राष्ट्र ने भारतीय
छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए चुनिंदा वीजा सेवाओं को फिर से खोल दिया हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ्रांस। कोविड-19 के सिचुएशन के दौरान फ्रांस ने एक नया स्कीम, नया पहल को शुरू किया हुआ है, एक नया स्टेप लिया हुआ है। इसमें एकेडमिक या लेबोरेटरी जो एस्टेब्लिश्ड है फ्रांस के, उनको फिर से खोल दिया गया। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाने के लिए तैयार हो गई है। इसमें छोटे छोटे बैचों में लोगों को रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि कोविड-19 से बचा भी सके और अपना काम भी किया जा सके। अब फ्रांस ने ऐसा किया हुआ, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ के पीएम जीन कार्टेस हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। मुद्रा यूरो है। फ्रांस जो है ये अपने एफिल टावर और वाइन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में भारत का पहला हवाई बुलबुला किस राष्ट्र के साथ स्थापित किया जाएगा? पहला हवाई बुलबुला हो रहा है यह दक्षिण एशिया का। भारत किसके साथ हवाई? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मालदीव। भारत जो है यह मालदीव के साथ पहला हवाई बुलबुला कर रहा है। आपको पता होगा कोविड-19 सिचुएशन के कारण भारत और मालदीव के बीच में जो भी प्लेन चल रही थी वो सब बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बारे में अब फिर से हम आपको एक बार बतलाते हैं। तब तक बता दें कि इसका आधिकारिक जो घोषणा है यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से वर्चुअल मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी कि भारत की जो अब तक ले भारत और मालदीव के बीच में जो ट्रेन चल रहा था इंटरनेशनल बंद हो गई थी, उसको फिर से शुरू करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आपको पता होगा कि मालदीव देश की 80% जो अर्थव्यवस्था होती है वह उसके टूरिस्ट पे ही चलती है, यानी यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, उनके पैसा से वह देश चलता है। अब कोविड-19 के सिचुएशन में ऐसा बंद हो गया था तो मालदीव की अर्थव्यवस्था कम हो रही थी, जिसके लिए मालदीव ने 15 जुलाई को फिर से उसने अपना जो टूरिस्ट होगा उन लोगों के लिए फिर से अपना इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया हुआ है। और 15 जुलाई के बाद अगर कोई टूरिस्ट मालदीव जाता है तो उसे बिना क्वारंटाइन किए हुए वो घूम सकता है, यानी बिना क्वारंटाइन किए हुए वो अपना घूम सकता है। इसके लिए मालदीव ने ऐसा व्यवस्था किया हुआ है। और मालदीव तो भारत मालदीव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव का जो टूरिस्ट इनकम होता है इसमें भारत दूसरे नंबर पर, यानी भारत से भी मालदीव में ज़्यादा लोग जाते हैं, जिसके कारण मालदीव को इनकम होता है। इसलिए मालदीव के साथ में भारत ने ऐसा शुरू किया। मालदीव अपने व्हाइट सैंड बीच के लिए जाना जाता है, ब्लू लैगून के लिए जाना जाता है, मेरीन लाइफ के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और मुद्रा मालदीवियन रुपया है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। झारखंड ने हाल ही में एक नए लोगो को जारी किया हुआ है। झारखंड का जो राज्य पशु है उसका क्या नाम है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी झारखंड की राज्य पशु हाथी है, यानी एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट। झारखंड ने एक नया लोगो को जारी किया हुआ। इस लोगो में आप देखे होंगे तो इस लोगो में हाथी जो वहाँ के राजकीय पशु है, पलाश के फूल जो राजकीय वहाँ का फूल है और अशोक स्तंभ इसमें दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह लोगो झारखंड राज्य के बारे में पूरा वर्णन उसका करता है, इसके लिए यह लोगो उन्होंने तैयार किया। उन्होंने बोला है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है और आदिवासी राज्य में सबके समूह को दिखाया जाता है, इसलिए इस लोगो में सबको मिलाकर दिखाया गया है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2020 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ था। इसकी राजधानी रांची है, इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ और हिल एरिया के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन, ड्रीम 11 ने कितने रुपये में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? आपको पता होगा कि अब तक वीवो करता था, लेकिन वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है और इंडिया और चाइना का विवाद या चाइनीज़ ऐप बंद किया गया, तो इस 2020 का सीज़न के लिए वीवो बाहर हुआ। तो अब आईपीएल के स्पॉन्सरशिप की मांग चल रही थी, तो अब ये मांग किसने किया? तो ड्रीम 11 करेगा। और इसके लिए ड्रीम 11 ने कितना रुपया दिया हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ड्रीम 11 इसके लिए 222 करोड़ रुपया देकर यह स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है। ड्रीम 11 यह वीवो को बाहर किया और वीवो के जगह पर लगभग 4.5 महीना के लिए यह आईपीएल का स्पॉन्सरशिप लेगा। इस स्पॉन्सरशिप में टाटा ग्रुप,
पतंजलि भी शामिल थी, लेकिन टाटा ने अंतिम बोली नहीं लगाई। इसमें प्रथम स्थान पर तो वीवो ड्रीम 11 था, जिसने 222 करोड़ देकर इसकी स्पॉन्सरशिप। दूसरे स्थान पर आपको पता होगा कि जो स्टडी की एक ऐप्स है बाईजूस, तो दूसरे स्थान पर बाईजूस इसमें था, और तीसरे स्थान पर अन एकेडमी था। तो बाईजूस 201 करोड़ का बोली लगाया हुआ था, और अन एकेडमी 170 करोड़ के बोली के साथ यह तीसरी नंबर पर था। आईपीएल जो हम हमेशा देखते होंगे मार्च से मई के बीच में होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण यह नहीं हुआ, लेकिन इसे 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 से यूएई में इसका होने वाला है। तो इसका आधिकारिक और आईपीएल के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन जो है ब्रिजेश पटेल हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक बैडमिंटन की महिला प्लेयर थे। इन्होंने 20 अगस्त को अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। अब जापान की ये प्लेयर थी, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के पीएम शिंजो अबे और यहाँ के इम्पेरर नारुहितो हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित रूप से देंगे। वीडियो को पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपको निश्चित रूप से मदद करेगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है। अगर आपको कोई अपना सुझाव देना है तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।